Hello friends. So now we will study our next lecture, that is Regulating Act 1773. इससे पहले हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे। यहाँ से बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या कोशिश की थी वाया दिस रेगुलेटिंग एक्ट कि वो किसी तरीके से थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन भी कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी थी, पॉलिटिकल कंपनी थी। तो टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो रेगुलेट करने के लिए तो बेसिकली सर्कमस्टांसिस हमें पता है कि उन्होंने पैसे मांगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गई थी। डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे बंगाल में, जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन शार्प ड्रॉप हुआ था, डिक्लाइन हुआ था रेवेन्यू कलेक्शन का, जिसकी वजह से ये बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी। तो कंपनी ने लोन कंपनी हैज डिमांडेड लोन ऑफ 1 मिलियन पाउंड्स फ्रॉम दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक तो ये था। उसके अलावा बहुत एक फेमाइन आया था बंगाल में, जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन ड्रॉप हो गया था। और बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख रही थी कि बहुत ही पुअर गवर्नेंस हो रहा है वाया दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल में जो फेमैन आया था डुअल गवर्नमेंट की वजह से, जो इतना इम्पोवरिशमेंट हुआ था ऑफ दी नेटिव इंडियंस इन इंडिया, तो वो जो प्रॉब्लम हो रही थी। उसके अलावा जो बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी, बहुत ज़्यादा ब्राइब्स एंड करप्शन की उनके पास कंप्लेंट्स आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऑफ दी ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो काफ़ी सारे ये जो पॉइंट्स है जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट? रेगुलेट कैसे किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी इन्होंने। ब्रिटिश बेसिकली ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी। 24 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी जो कंपनी के अफेयर्स को गवर्न करेंगे। एंड ये 24 डायरेक्टर्स की फोर टेन्योर था, 4 years, and they will retire. 1/4 of directors will retire. Directors retire every year. हर साल 1/4, जैसे राज्यसभा में होता है कि इन राज्यसभा every year it is around 1/3 of the members retire in राज्यसभा, 1/6 क्योंकि 6 साल का ड्यूरेशन होता है। इसी तरीके से इनका 4 साल का था और 1/4 रिटायर होता है। तो बेसिकली कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इनको 1/4 रिटायरमेंट, 1/4 ऑफ डायरेक्टर रिटायर कर रहे थे एवरी ईयर। कंटिन्यूटी, ऐसा ना हो कि एक बार अपॉइंटमेंट नहीं होगा और एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो 4 साल बाद सारे रिटायर नहीं होंगे। हर साल 1/4 रिटायर हो जाएंगे और ये 4 years का इनका टेन्योर होगा, हर बंदा जो भी अपॉइंट होगा। ठीक है। और इनको क्या है, दे नीड टू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट करेंगे ऑन मिलिट्री एक्टिविटीज। ठीक है। देन पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल के अलावा आप कह सकते हो सिविल, एज वेल एज रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, पोजेशंस ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, है ना, जो भी टेरिटरीज हैं ऑफ दी ब्रिटिश टेरिटरीज अंडर दी कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में टेरिटरीज हैं, उनसे उनमें जो भी ये मिलिट्री गवर्नेंस कर रहा है, सिविल गवर्नेंस कर रहा है और रेवेन्यू गवर्नेंस हो रहा है, यानी कि जो भी टैक्स वगैरह पैसा कलेक्ट हो रहा है, तो सारा रिपोर्ट करेगा टू दी क्राउन। कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। तो इस तरीके से एक रेगुलेशन की कोशिश की गई कि जो भी कलेक्शन करेगा। तो इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी भी थी, बट मिलिट्री, सिविल एज वेल एज रेवेन्यू, जो भी इनकी गवर्नेंस थी,
जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे या जो भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ करते थे या जो भी गवर्नेंस करते थे, सिविल गवर्नेंस, वो सारी एक्टिविटीज़ हैज़ टू बी रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड नीड्स टू बी सबमिटेड टू द ब्रिटिश क्राउन। एक तो ये था मेजर प्रोविजन। अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हु विल अपॉइंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स बेसिकली शेयर होल्डर्स मान लीजिए, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की भी कोई कंडीशन थी, वो बदली थी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स शेयर होल्डर्स को होंगे जो कम से कम 1000 जिनका पाउंड जो होगा कम से कम टर्नओवर होगा, वही शेयर होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। इन द लास्ट ईयर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करेंगे? गवर्नर जनरल। एक गवर्नर जनरल इन्होंने बनाया, की स्थापना की, गवर्नर जनरल इंस्टीट्यूशन की, और उसकी प्लस एक काउंसिल की स्थापना की। और काउंसिल में 4 मेंबर्स दिए, जो कि ये 4 मेंबर्स, हु विल अपॉइंट दिस 4 मेंबर्स? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेंगे और उसकी काउंसिल को अपॉइंट करेंगे। उस काउंसिल में एक कमांडर इन चीफ भी होगा, जो मिलिट्री का सेनापति होगा, मतलब जो सेनापति होगा, सेना का जो हेड होगा, मिलिट्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो एक ये प्रोविजन था, गवर्नर जनरल विल बी अपॉइंटेड एंड हिज काउंसिल होगी जो उससे असिस्ट करेगी, 4 मेंबर्स होंगे। और साथ में डिसीजन जो होगा गवर्नर, बेसिकली गवर्नर जनरल का फंक्शन क्या होगा? गवर्नर जनरल विल एक्चुअली, द गवर्नेंस हैज टू बी डन बाय द गवर्नर जनरल। ऑल civil, military as well as revenue governance has to be done by the governor general, but governor general will be responsible to the court of directors and then the court of directors will report to the crown, ठीक है। so decisions होंगे यहाँ पे मेजोरिटी बेसिस पे। तो मेजोरिटी कैसे होगी? 1 + 4, तो 5 है, तो 5 में से जिसमें जो 3, कोई से भी 3 अगर जिसके भी साथ होंगे वो डिसीजन लिया जाएगा। सो दिस इज द मेजोरिटी बेस पर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की एक इन फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम आप जानते हैं, कैलकटा, जहाँ पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से इनकी सिराजुद्दौला जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट की? एलिजा इम्पे। एंड 3 अदर जजेस कौन थे? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स एंड लॉर्ड लेमेंस्टर, ठीक है। ये 3 अलग जजेस अपॉइंट किए। और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होंगी? ये जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे, कंपनी के सर्वेंट्स होंगे, जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होंगे, उनके ऊपर ये डिसीजन देगी। सिविल, तो इसके पास कौन से फंक्शंस होंगे? सिविल भी होंगे और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन इसका दोनों होगा ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। देन 4th पॉइंट, तो ये लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल ब्रिटिश के ऊपर, नेटिव इंडियंस के ऊपर नहीं होगा इसका ज्यूरिसडिक्शन, केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। बाकी और कुछ डिफाइन नहीं किया ज्यूरिसडिक्शन इसका, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। एंड व्हाट इज द 4th पॉइंट? Governor General will supersede over governors of Bombay and Madras presidency, है ना। जो गवर्नर जनरल थे, एक्चुअली ये मैं भूल गया पॉइंट, गवर्नर जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया था। गवर्नर जनरल का क्या मतलब है कि
गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के, यानी कि जितनी भी टेरिटोरियल पोजीशन इनके पास है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो सबको हेड करेंगे, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास उनके सबॉर्डिनेट हो गए, मतलब वो उनके सबॉर्डिनेट हो जाएंगे। सो गवर्नर्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास विल बी मेड सबॉर्डिनेट, so you can write governors of Bombay and Madras will be made subordinate to Governor General of Bengal। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ये सबॉर्डिनेट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो सबॉर्डिनेट करने का क्या मतलब है कि बेसिकली इन फॉरेन अफेयर्स, प्राइमरली इन फॉरेन अफेयर्स, में तो वो कोई वार उन्हें करनी हो, या कोई ट्रीटी या कोई पीस ट्रीटी साइन करनी हो विद एक्सटर्नल पार्टीज, दैट कैन नॉट बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिफ्थ जो मैं भूल गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल का क्या मतलब है कि ही विल बी मेड सुपरऑर्डिनेट, और his powers will be greater than the powers of the other presidency। जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में उनसे ज़्यादा इसकी पावर दी गई, इसकी पावर्स बॉम्बे एंड मद्रास से ज़्यादा दी गई, बॉम्बे मद्रास से ज़्यादा गवर्नर जनरल को दी गई पावर्स। उसको बेसिकली ज़्यादा पावर्स दी गई, उसको बेसिकली एक फिगर हेड बना दिया, and Bombay and Madras will be made subordinate। So you can write the Bombay and Madras presidencies governors will be made subordinate to the Governor General of Bengal। And who will be the first Governor General of Bengal? Warren Hastings। वारन हास्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित किया गया था। तो बेसिकली ये इसलिए किया था, बंगाल क्योंकि जानते थे बंगाल जो सूबा था बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता था फॉर दी रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल दोस, क्योंकि बंगाल बहुत ज़्यादा पावरफुल था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। वहाँ से 80% रेवेन्यू कलेक्शन होता था बंगाल से, तो इसलिए उनको ज़्यादा ताकत दी गई वहाँ के गवर्नर को, जो कि गवर्नर जनरल बन गए थे कंपेयर टू दी गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, बंगाल भी प्रेसिडेंसी है, मद्रास एंड बॉम्बे ऑल्सो आर प्रेसिडेंसीज उस टाइम जो थी, बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी गिवन ग्रेटर पावर एज कंपेयर टू दी गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो वारन हास्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास विल मेड सबऑर्डिनेट प्राइमरीली इन फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स में जैसे फॉर एग्जांपल वार और पीस ट्रीटी को करने के लिए उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ठीक है, ये मेजर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पॉइंट्स थे जो इन्होंने, रेगुलेटिंग क्यों है इसका नाम, क्योंकि रेगुलेट करने की कोशिश की गई अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या करती थी, ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मिलिट्री पावर्स थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिविल पावर्स थी, मतलब वो गवर्न भी करती थी और ट्रेड भी करती थी। तो बेसिकली इसके माध्यम से जो भी गवर्नेंस है उसको कंट्रोल करने की बेसिकली कोशिश की गई, और जो उसके राइट्स थे, ट्रेडिंग राइट्स, वो एज इट इज़ ही रखे गए, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग में इन दी बंगाल, वो इन दी बंगाल, नॉट ओनली इन बंगाल बट इन दी अदर प्रेसिडेंसीज ऑल्सो, वो एज इट इज़ ही रखी गई, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। वो आगे सब्सिक्वेंट एक्ट्स में किया गया, 1773 में उसको टच नहीं किया गया। तो दिस इज़ दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब उसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, वो मैं लिखूंगा नहीं, आप उसको मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लें। डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट ये था कि इसमें एक तो यहीं से देख लेते हैं कि गवर्नर्स जो थे उनको सबऑर्डिनेट जरूर किया गया था, लेकिन गवर्नर्स मानते नहीं थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, क्योंकि कुछ प्राइमरीली कुछ पॉइंट्स में किए गए थे आपको सबऑर्डिनेट, बट रेवेन्यू कलेक्शन हुआ या और किसी भी चीज़ में, मिलिट्री अफेयर्स हो, किसी भी चीज़ में नहीं मानते थे। और इमरजेंसी सिचुएशन
कह के वो इवन वार और पीस ट्रीटी में भी नहीं मानते थे, बिकॉज वो कहते थे कि इमरजेंसी थी तो हमने अप्रूवल नहीं लिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक्सेंट नहीं लिया, और वी हैव हमने वार लड़ ली, वी हैव फोर्ट वार्स, वी हैव इनिशिएटेड वार अगेंस्ट सम थर्ड पार्टी विदाउट इवन गेटिंग एक्सेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल। तो ये एक इशू था कि ये जो सबऑर्डिनेट किया गया था उसके बावजूद भी गवर्नर्स नहीं मानते थे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं किया गया था इसमें प्रॉपरली, और रेगुलेट ज़रूर करने की कोशिश की गई थी, बट उसके बावजूद भी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे केवल वो रिपोर्ट ही भेजते थे। ये जो मुद्दा था कि करप्शन था बहुत ज़्यादा, हाँ इसमें एक पॉइंट और था कि ब्राइब्स एंड करप्शन को बिल्कुल निषेध कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था इस एक्ट के माध्यम से, कि प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं होंगे ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लस किसी भी और कोई भी ब्राइब या करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसके माध्यम से ये एनफोर्स किया गया था। और साथ में दीवानी और निजामत जो अलग थे फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दीवानी एंड निजामत ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दिए गए थे। दीवानी एंड निजामत मतलब ऑफिशियली दीवानी था, निजामत नहीं था। निजामत नवाब के पास था, नवाब की जो पोस्ट थी वो ख़त्म कर दी गई थी, और दीवानी और निजामत दोनों फंक्शंस इन्हीं को दे दिए गए थे। किनको? टू दी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि टू दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड फ्रॉम वायर टू दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही दे दिए गए थे। ठीक है, तो मेजर इशू यही था, सुप्रीम कोर्ट का इशू था, और गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वाला जो मैंने अब इशू बताया। उसके अलावा जो सोचा गया था कि इससे करप्शन पे कंट्रोल हो जाएगा और ब्राइब्स वगैरह बंद हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो अब कुछ और कंट्रोल को एनहेंस करने की ज़रूरत थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, जो कि इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से किया। बट उससे पहले एक 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया, दैट इज द बंगाल जुडिकेचर एक्ट ऑफ 1781, दैट वी विल स्टडी बिफोर स्टडिंग द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो टिल द टाइम यू वेट फॉर द अमेंडिंग एक्ट 1781, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स डिफाइन की गई, जो कि इस एक्ट में 1773 में नहीं की गई थी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दें। कोई फीडबैक देना हो या कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो यू कैन आस्क द रेलिवेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।